नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवी टॉक विद अभी। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है व्हेन इविल लर्क्स। लर्क का मतलब होता है छिप के बैठे रहना। ये मूवी 2023 में आई थी और एक हॉरर और स्लैशर मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेश मूवी है और आपने ऐसी क्रिएटिव मूवी देखी भी नहीं होगी। मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है कास्ट ने और पिछले साल ये बेस्ट हॉरर मूवी भी थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो भाइयों को जो टाउन से दूर अकेले रहते हैं। बड़ा भाई जिसका नाम पेट्रो और छोटा भाई जिसका नाम जिमी है। एक रात जब वो घर पे थे अपने, उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बाहर गए लेकिन गोलियां उनकी ज़मीन से दूर चल रही थी, इसलिए वह आगे नहीं गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये गोलियां किसी शिकारी ने नहीं चलाई क्योंकि फायरिंग रिवॉल्वर से हो रही थी। शिकारी के पास राइफल होती है। जिन्हें नहीं पता, राइफल बड़ी बंदूक होती है जो कि मोस्टली हंटिंग के लिए यूज़ होती है एंड रिवॉल्वर सेल्फ डिफेंस के लिए। और क्योंकि उनकी ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए किसी की ज़मीन पर जाकर देखना उन्हें ठीक नहीं लगा। अगली सुबह दोनों भाई अपने कुत्ते ले जाके उस ज़मीन पर चेक करने लग गए। वहाँ उन्हें एक आदमी की लाश के टुकड़े मिले और साथ में उसका सामान। देखकर यही लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे मारा होगा, लेकिन साफ पता चल रहा था कि किसी नोकीली चीज़ से काटा गया है। उसके बैग में एक अजीब सी चीज़ थी और एक कागज़ जिस पर इस इलाके का चित्र था। उस पर एक मारिया नाम की एक महिला का नाम था और वो जो जिसकी ज़मीन थी उस इंसान का नाम था रूइस। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी या तो मारिया के घर जा रहा था या वहाँ से आ रहा था, इसलिए वे उसे बताने के लिए मारिया के घर गए। लेकिन उनके कुत्ते पीछे रह गए और भौंकते रहे। मारिया अपने दो बेटों के साथ एक छोटे से कैबिन में रहती थी। पेड्रो ने उसे पूछा कि किसी को आपके घर आना था लेकिन अब वह नहीं आएंगे। मारिया ने उन्हें बताया कि मेरे बड़े बेटे यूरियल की मदद के लिए एक क्लीनर आने वाला था। जब वे अंदर गए तो वे देखकर चौंक गए कि यूरियल कितना बीमार था, अंदर और बाहर दोनों जगह से। वह बहुत बीमार था। किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था, यहाँ तक कि रूस को भी नहीं पता था। यहाँ फिल्म में एक ऐसे पर्सन को रोटन कहा गया है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। तो यूरियल एक साल से बीमार है, लेकिन मारिया ने उसे सबसे छुपा के रखा उस उम्मीद में कि वह ठीक हो जाएगा। दुख की बात है कि उसकी प्रार्थना के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। यह फिल्म एक का संदेश है कि कभी कभी प्रार्थनाएं हमेशा काम नहीं आती हैं। मारिया ने किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें परेशानी में पड़ने का डर था। उन्होंने एक साल पहले पुलिस को कुछ बुरा होने के बारे में बताया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। एक साल बाद जब क्लीनर आया, उसको भी किसी ने मार डाला, जबकि यहाँ ज़्यादा फैमिली भी नहीं रहती थी। सिर्फ पेड्रो, रूइस और मारिया की फैमिली यहाँ रहती थी। अब ये दोनों पहुँचे सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। इन्हें एक साल पहले रिपोर्ट मिली थी, तो अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? पर पुलिस वाले तो साफ मुकर रहे थे। दरअसल झूठ था, क्योंकि रिपोर्ट मिली तभी तो क्लीनर आया। पुलिस को कार्य जुटाने में एक साल लग गया क्योंकि उनके पास निपटने के लिए बहुत सारे मामले हैं, जिनमें से काफ़ी केसेस फेक भी होते हैं। अभी तक कोई रोटन नहीं मिला था, तो पुलिस वाले भी इस मामले को हल्के में ले रहे थे। यह फिल्म ऐसे समय पर सेट की गई है जहां दुनिया ख़त्म हो रही है और डेविल सब कुछ नष्ट करने के लिए धरती पर पैदा होगा। शैतान एक ऐसे मानव शरीर में पैदा होगा जो सड़ चुका है, जो उसके बढ़ने के लिए एक कोकून बनेगा। फिल्म में दिखाया गया है कि एक समय में केवल एक ही शरीर में शैतान रह सकता है, यानी रोटन पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, किसी के शरीर में भी, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही रोटन होता है। तो जब भी किसी को कहीं रोटन का पता चलता है तो वो लोग क्लीनर को बुला लेते हैं और क्लीनर आके उसे मार देता है। क्लीनर के पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिससे वो डेविल को मार देता है ताकि डेविल का जन्म ना हो। फिर डेविल किसी और की बॉडी को तलाश करके उसको रोटन बना देता है। क्लीनर डिवाइस और रिचुअल से डेविल को मारता है ताकि वो फैले नहीं। अगर कोई आम इंसान उसको मारेगा तो वो फैल जाएगा। तो पिछले 12 साल से डेविल को पैदा होने से रोका जा रहा है क्योंकि असली रोटन को पहचान कर उसको मार दिया जाता है। लेकिन इसी बीच कई फर्जी रोटन के मामले भी सामने आए, जिससे सिस्टम धीमा पड़ गया है। ज़्यादातर लोगों ने कभी असली रोटन देखा ही नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि वह कैसा दिखता है और कैसे पहचाना जाए। बस एक कहावत है कि जब असली रोटन दिखाई देगा तो खुद ही समझ जाओगे, जैसे पेड्रो समझ गया था। एक साल से रोटन का एक भी मामला नहीं आया था और आएगा भी कैसे, क्योंकि डेविल तो आराम से यूरियल के अंदर था और उसकी बॉडी को सड़ा रहा था।
पुलिस की लापरवाही का एक ये भी कारण है, उनको लगता था कि इस छोटे से गांव में डेविल कैसे पैदा हो सकता है। आप इस सीरियल को कोविड की रिस्ट्रिक्शन की तरह समझिए, जब सब घर थे और किसके घर क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता था। मूवी की स्टोरी काफ़ी क्रिएटिव सोची गई है। हालात ऐसे थे कि पुलिस ने साफ मना कर दिया कि हम क्लीनर की बॉडी को देखने भी नहीं आएंगे, ये तुम्हारी समस्या है, तुम खुद जानो। हाँ, लेकिन जब तक हम नया क्लीनर भेजते हैं तब तक आप चुप रहो, जिससे निश्चित रूप से एक और साल लगेगा क्लीनर को बुलाने में, लेकिन इससे पहले डेविल जन्म ले चुका होगा। इन दोनों ने ये सारी बातें जाकर रूइस को बता दी और उन्होंने ये भी बताया कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा या इस जगह को छोड़ कर जाना होगा। लेकिन रूइस अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जाने वाला। वह बताता है कि 1 महीने पहले मेरे 4 कुत्ते भाग गए थे और फिलहाल इनके कुत्ते भी नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि डेविल पहले जानवरों को पागल कर देता है, उसके बाद मुर्दों को, फिर इंसानों को, जिनमें से कुछ बातें झूठ होंगी और कुछ सच। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कोविड में, आप उस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। एक रात में रूइस अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ बैठकर यही सब बातें सोच रहा था कि क्या करा जाए। फिर सोच समझ के बाद वो गन लेकर मारिया के घर चला गया यूएल को मारने, लेकिन मारिया उसको रोकती है कि गन का यूज़ मत करो यहाँ, और वो बताती है कि डेविल जिसको भी पोसेस कर लेता है, अगर उसको कोई मारेगा तो वो खुद भी पोसेस हो जाएगा। बातें सिर्फ सुनी सुनाई हैं, किसी ने देखा नहीं, इसलिए रूइस इसे करने आ गया, लेकिन अपनी फैमिली का सोचकर उसे रुकना पड़ा। लेकिन यूरियल रूइस को उकसा रहा था कि वो उसको मार दे और इविल पूरी धरती पे फैल जाए। का अंदर का डेविल रूइस को बार बार उकसा रहा था कि मेरे को मार दो, इससे पहले मैं तुम्हारी बीवी के पेट पे जो बच्चा है उसे पोसेस कर लूँ। लेकिन रूइस ने खुद को रोक लिया। सुबह होते ही रूइस पेड्रो और जिम को लेकर आ गया। तब रूइस कहता है कि हम इसे मार नहीं सकते, लेकिन दूर जरूर फेंक सकते हैं। डेविल को ख़त्म करने का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि डेविल जब जन्म लेगा तो पूरी धरती का विनाश कर देगा, तो इनकी ज़मीन कैसे बच जाएगी। ये इतनी सी बात को समझ नहीं पाए, उनको छू नहीं सकते थे, पोजेस्ट होने का खतरा था। इसलिए वे सोच रहे थे कि रस्सी से इसे पैर बांधकर इसे घसीट कर बाहर ले जाए, लेकिन रस्सी नहीं मिली, इसलिए बेडशीट की मदद से उसको बाहर ले आए। लेकिन बाहर आते ही चादर फट गई उसके भारीपन की वजह से। तब उसको किसी तरह कंबल में लपेट के वहाँ बहुत दूर फेंकने चले गए। वह सोच रहे थे कि अब इसे फेंक देना चाहिए, तभी अचानक एक बच्चा उनके सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन सब सुरक्षित थे और वो बच्चा भी। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक सही जगह मिली, लेकिन ट्रक से उतरते ही उन्होंने देखा कि यूरियल पीछे नहीं था। ट्रक में उनको एक बुलेट भी मिली, जिसे जिमी ने छुपा ली थी। अब सवाल उठता है कि यूरियल ट्रक से कूद गया, पर वो तो हिल भी नहीं सकता था, फिर कूदा कैसे? या फिर जब ट्रक असंतुलित हुआ था तब गिर गया होगा। यह सोचकर वो तीनों वहाँ से चल दिए कि जहाँ गिर गया वहीं ठीक है, हमारे सर से तो बला हटी, अगर कहीं और गिर गया तो भी ठीक है। शाम तक तीनों घर वापस आ गए। हम देखते हैं कि पेड्रो के फ्रिज में ऊपर आइसक्रीम रखी है और नीचे बियर, जबकि बच्चा वहाँ कोई रहता नहीं था। जिमी अभी भी उसी गोली के बारे में सोच रहा था और पेड्रो अकेला था। उसने खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप बंद हो गई, तो पेड्रो ने बीच में एक बैग अड़ा दिया। उधर रूइस भी काफ़ी परेशान था और वो बाहर देखता है कि तूफान भी आ रहा था। ये सब हिंट था कि रोटन इस दुनिया में आ चुका है। जो डेविल के बारे में पहले से ही जानते हैं, डेविल उनको पहले ही मार देगा, और ये बात वो सब लोग अच्छे से जानते हैं। अगली सुबह रूइस की पत्नी ने देखा कि उनकी बकरियों में से एक बकरी बिल्कुल अलग हरकत कर रही थी, जैसे कि वो पोसेस हो चुकी थी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम लोगों को कैसे पता कि बकरी पोसेस्ड है। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। जब रूइस ने अपनी गन हवा में फायर की तो सारी बकरी वहाँ से भाग गई, सिवाय एक की जो वहीं खड़ी होकर उन्हें काफ़ी देर से घूर रही थी। रूइस की वाइफ ने रूइस को काफ़ी समझाया कि गन का यूज़ मत करो, इससे हम लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन बकरी उसे लगातार प्रोवोक कर रही थी और आखिर में वह रूइस के गन के सामने आ गई, जैसे वो जानबूझ के मरने को तैयार हो। गुस्से में रूइस ने उसे शूट कर दिया। ये मिथ था कि पोसेस को मारने वाला खुद भी मर जाता है। उसी वक्त उसकी पत्नी ने कुल्हाड़ी सीधा उसके चेहरे में घुसा दी, जिससे रूइस मौके पर ही मर गया और उसकी पत्नी भी खुद ही अपने चेहरे पर लगातार कुल्हाड़ी मार के मर गई। और यहाँ उनके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। ये बात उसने कही थी कि फैमिली तबाह हो जाएगी, और वह हो गई। और यहाँ हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि क्या होता है कि आप अगर एक पोसेस को मारते हैं। अब रूइस की पत्नी ने ऐसा क्यों किया, ये आप धीरे धीरे फिल्म के आगे जाके देखेंगे। रात में दोनों भाई सोच में बैठे थे, तभी जिमिन ने कहा, देख अंदर जो शेडोज थी वो अपने आप एक शेप ले रही थी। तभी उनके घर यूरियल का छोटा भाई आ गया। उसने बताया कि उसकी माँ नहीं मिल रही है और रूइस
और उसकी पत्नी भी मर चुकी है, इसलिए वह घर वापस नहीं जाना चाहता और वहीं उनके साथ रहना चाहता है। जिमी को यूरल के भाई पे शक होने लगा, लेकिन पेड्रो ने उसे कहा कि जाकर अस्तबल में सो जाओ, पर सुबह होते ही यहाँ से दूर चले जाना, वरना जाते जाते अपनी गन भी देकर जाओ। मैं अपनी रिवॉल्वर देकर सोने चला गया, लेकिन जाने से पहले कह गया कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ मत करो क्योंकि वो शेडोज़ बना रही है जिससे डेविल को ताकत मिलती है, जैसे कि अभी उसने हमने देखा था कुछ देर पहले। जिमी ने उसकी रिवॉल्वर से गोली निकाली तो 5 गोलियां निकली, क्योंकि छठी तो जिमी के ट्रक के पीछे ही पड़ी हुई थी। वह गोली वहाँ क्या कर रही थी, यह भी राज है। तो होते ही दोनों भाई सब कुछ छोड़ के चल दिए। उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आप इविल प्लेस से कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ कपड़े पहने थे, वो लोग टाउन में जाकर चेंज कर लेंगे। टाउन में जाकर जिमी अपनी माँ को लेने चला गया और पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सबरीना के घर चला गया, जिसके 2 बेटे थे। सबरीना 4 साल पहले उससे अलग हो गई थी।